हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का 31 पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक है बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स हमारा आज का टॉपिक है, 31 हमारा पार्ट है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का। और इस सीरीज को आप लोग हमारे चैनल पे जाके स्टैटिक बैंकिंग बाय हिमानी बिस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये सीरीज आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल सीरीज है। और इस सीरीज का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को और इस सीरीज को जरूर शेयर करिए और अदर स्टूडेंट्स को हमारे चैनल का नाम जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स में जो सबसे पहले हम जानते हैं क्या है बेसल नॉर्म्स। अकॉर्डिंग टू बेसल अकॉर्ड्स, the Basel Accords refer to the Banking Supervision Accords recommendation on banking regulations. Basel First, Basel Second, and Basel Third issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). क्या है? Basel Committee on Banking Supervision। इन सबका ना फुल फॉर्म भी आपने याद करना है, जो मैं आपको बताती हूँ ना, इनके फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपने फुल फॉर्म भी कंप्लीट सबका याद करना है। So they are called the Basel Accords as the BCBS maintains its secretariat at the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland, and the committee normally meets there. The Basel Accord is a set of recommendations for regulation in the banking industry. जिसमें कौन कौन से बेसल नॉर्म्स है? बेसल फर्स्ट, बेसल सेकेंड एंड बेसल थर्ड। इश्यूड किसके द्वारा इशू होता है? तो BCBS, इसका फुल फॉर्म है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो जानते हैं सबसे पहले बेसल फर्स्ट, जो बेसल फर्स्ट है उसके बारे में। तो बेसल वन इज द राउंड ऑफ डेलिब्रेशन बाय सेंट्रल बैंकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड इन 1988। तो बेसल जो मैंने आपको बताया, बेसल वन, बेसल टू एंड बेसल थ्री। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेसल वन। तो बेसल वन का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बेसल वन इज द राउंड ऑफ डेलिब्रेशन बाय सेंट्रल बैंकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड इन 1988। क्या मतलब है इसका? कि बेसल वन दुनिया भर में केंद्रीय बैंकरों द्वारा विचार विमर्श का एक दौर है, और 1988 में स्विट्जरलैंड के बेसल में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग पर्यवेक्षण ने बैंकों की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का एक सेट प्रकाशित किया था। किसने किया था? तो वो किया था BCBS ने, यानी कि द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इन बेसल, स्विट्जरलैंड पब्लिश्ड ए सेट ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक्स। इसका सेकेंड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द 1988 बेसल रिकॉर्ड्स एंड वॉज इन्फोर्स्ड बाय लॉ इन द ग्रुप ऑफ 10 G10 कंट्रीज इन 1992। तो क्या बोला गया है इसमें कि यह 1988 के बेसल समझौते के रूप में भी जाना जाता है, और 1992 में G10 देशों के समूह में कानून द्वारा इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है बेसल वन norms set a minimum capital requirement for banks. It defined capital requirement and structure of risk weights for banks. Next है, the goal was to minimize credit risk, the default on a credit or loan when the borrower is unable to pay back to the bank. Next है, it focused almost entirely on credit risk. Next, the minimum capital requirement was fixed at 8% of risk-weighted assets, यानी कि RWA, risk-weighted assets. Next, India adopted Basel I guidelines in 1999. ये important points हैं किसके? Basel I norms के। Next जानते हैं Basel II norms. The Basel II Accord was published initially in June 2004 and was intended to amend international banking standards that control how much capital banks were required to hold to guard against the financial and operational risk bank faces. The regulation aimed to ensure that the more significant the risk a bank is exposed to, the greater the amount of capital the bank needs to hold to safeguard its solvency and overall economic stability. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बेसल टू नॉर्म्स की। तो बेसल टू नॉर्म्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसल टू जो है, जो बेसल टू नॉर्म्स जो है अकॉर्ड,
was published initially in जून 2004। तो जून 2004 में ये पब्लिश हुआ था। और इसके मेन जो 3 पिलर हैं वो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। इसका फर्स्ट है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकेंड है सुपरवाइजरी रिव्यू एंड 3 है मार्केट डिसिप्लिन। किसके? बेसल 2 नॉर्म्स के। तो बेसल 2 was implemented in year prior to 2008। बेसल 2 was 3 pillar कॉन्सेप्ट कौन कौन सा? फर्स्ट है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एड्रेसिंग रिस्क, सेकंड है सुपरवाइजरी रिव्यू एंड नेक्स्ट है मार्केट डिसिप्लिन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बेसल 2 नॉर्म्स की। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेसल 2 नॉर्म्स के जो ये 3 पिलर्स हैं आपको ये ऑप्शंस में देके जरूर पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो बेसल 2 नॉर्म्स में जो 3 पिलर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से कि बेसल 2 was implemented in the year prior to 2008। बेसल 2 uses the three pillars। कौन कौन से हैं वो 3 पिलर्स? जो बेसल 2 नॉर्म्स है उसने 3 पिलर्स का कॉन्सेप्ट दिया है, वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स विच sought to develop and expand the standardized rules set out in the 1988 accord। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी रिव्यू। सुपरवाइजरी रिव्यू क्या है? तो दिस इज अ रेगुलेटरी रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट पिलर गिविंग रेगुलेटर्स बेटर टूल्स ओवर दोज previously available। It also provides a framework for dealing the systematic risk, pension risk, concentration risk, strategic risk, reputational risk, liquidity risk, and legal risk, which the accord combines under the title of रेजिडुअल रिस्क। बैंक्स कैन रिव्यू देयर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये किसकी बात हो रही है? ये सुपरवाइजरी रिव्यू की हो रही है, जो मेन इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स हैं किसके? बेसल 2 नॉर्म्स के। ठीक है, और लास्ट देख लेते हैं इसका। लास्ट है थर्ड पॉइंट मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन क्या है? तो दिस पिलर एम्स टू कॉम्प्लीमेंट द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस बाय डेवलपिंग ए सेट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स विच विल अलाउ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू गॉज द कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस। तो ये बेसल 2 नॉर्म्स हमने डिस्कस किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि बेसल 2 नॉर्म्स के 3 पिलर्स जिसको हमने डिस्कस किया, और फर्स्ट पिलर हमने डिस्कस किया मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकेंड सुपरवाइजरी रिव्यू एंड थर्ड मार्केट डिसिप्लिन। अब चलते हैं बेसल 3 नॉर्म्स की तरफ। बेसल 3 नॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे। बेसल 3 नॉर्म्स क्या होता है? तो बेसल 3 on the third Basel Accord on Basel Standard is a globally voluntary regulatory framework on bank capital adequacy, stress testing and market liquidity risk. This third installment of the Basel Accords, see Basel 1, Basel 2 was developed in response to the deficiencies in financial regulation revealed by the financial crisis of 2007-8. It is intended to strengthen bank capital requirements by increasing bank liquidity and decreasing bank leverage। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो बेसल थर्ड लॉ की, जो बेसल थर्ड नॉर्म्स है इसकी बात हो रही है। तो बेसल थर्ड नॉर्म है। तो बेसल थर्ड ये अकॉर्ड या बेसल माना बैंक की पूंजी पर्याप्तता और जो बैंक की जो वॉलंटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन बैंक कैपिटल एडिक्वेसी, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। तो क्या है? बेसल थर्ड इज ए ग्लोबल वॉलंटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन बैंक कैपिटल एडिक्वेसी, stress testing and market liquidity risk। Second point है इसका, Basel III was agreed upon the members of the Basel Committee on Banking Supervision in November 2010 and was scheduled to be introduced from 23rd until 2015. However, implementation was extended repeatedly to 1st April 2021। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे हो रही है बेसल थर्ड की। तो बेसल थर्ड was agreed upon the members of the Basel Committee on Banking Supervision in November 2010 and was scheduled to be introduced from 2013 until 2015. However, implementation was extended repeatedly to 1st April 2021। ठीक है, नेक्स्ट है
As per the guidelines, Bank in India was required to maintain NSFR of 100% from 1st April 2020. The RBI has now deferred it for second time to 1st April 2021. Next point है the guidelines aim to promote a more resilient banking system by focusing on 4 vital banking parameters like capital, leverage, funding and liquidity. Next capital क्या है जान लेते हैं. The capital adequacy ratio is to be maintained at 12.9%. The minimum tier 1 capital ratio and the minimum tier 2 capital ratio have to be maintained at 10.5% and 2% of risk-weighted assets respectively. In addition, banks have to maintain a capital conservation buffer of 2.5%. Counter-cyclical buffer is also to be maintained at 0 to 2.5%. ये क्या हमने डिस्कस किया है कैपिटल. ये क्या है तो द गाइडलाइंस एम्स टू प्रमोट ए मोर रेजिलिएंट बैंकिंग सिस्टम फॉर फोकसिंग ऑन 4 वाइटल बैंकिंग पैरामीटर्स. और कौन कौन से है वो पैरामीटर्स? वो है कैपिटल, लेवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी. नेक्स्ट है हमारा लेवरेज. तो क्या है ये? द लेवरेज रेट हैज टू बी एटलीस्ट 3%. द लेवरेज रेट इज द ratio of bank's tier 1 capital to average total consolidated assets. ठीक है, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? लेवरेज की. नेक्स्ट है हमारा फंडिंग एंड लिक्विडिटी. अब हम डिस्कस करेंगे फंडिंग एंड लिक्विडिटी. तो बेसल थर्ड क्रिएटेड 2 लिक्विडिटी रेशियो LCR एंड NSFR. तो LCR का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और NSFR का है नेट स्टेबल फंड्स रेट. तो ये क्या बोला गया है कि फंड्स एंड लिक्विडिटी में जो बेसल थर्ड है वो क्रिएट करता है 2 लिक्विडिटी रेशियो. फर्स्ट है LCR जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है LCR जिसका फुल फॉर्म है The liquidity coverage ratio LCR will requires banks to hold a buffer of high quality liquid assets sufficient to deal with the cash outflow encountered in an acute short-term stress scenario as specified by supervisors. ये हमने डिस्कस किया है LCR जिसका फुल फॉर्म है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और बेसल थर्ड क्रिएटेड 2 लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR एंड NSFR. NSFR क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे. इसका सेकंड पॉइंट जान लेते हैं LCR का. सेकंड है दिस इज टू प्रिवेंट सिचुएशंस लाइक बैंक रन. द गोल इज टू इंश्योर दैट बैंक्स हैव इनफ लिक्विडिटी फॉर अ 30 days स्ट्रेस सिनेरियो इफ इट वर टू हैपन. नेक्स्ट जान लेते हैं NSFR. तो ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है द नेट स्टेबल फंड्स रेट. NSFR requires banks to maintain a stable funding profile in relation to their off-balance sheet assets and activities. NSFR requires banks to fund their activities with a stable source of finance, reliable over the 1-year horizon. तो हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे NSFR. इसका सेकंड पॉइंट है हमारा द मिनिमम NSFR रिक्वायरमेंट इज 100%. Therefore, LSR measures short-term 30 days resilience and NSFR measures medium-term 1-year resilience. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं. फर्स्ट है इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस. सेकेंड है स्ट्रेंथन बैंक ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स. नेक्स्ट है इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी to observe shock arising from financial and economic stress whatever the source. तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है बेसल थर्ड क्रिएटेड 2 लिक्विडिटी रेशियो. फर्स्ट LSR एंड LCR एंड सेकंड हमने क्या डिस्कस किया है NSFR. LCR है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और NSFR है नेट स्टेबल फंड रेट. ये हमने डिस्कस किया है बेसल थर्ड में जो 2 लिक्विडिटी रेशियो क्रिएट हुए. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे बेसल नॉर्म्स जो है वो कंप्लीट हुआ और ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा वीडियो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे ज्यादा काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आप इसे शेयर जरूर करें और अदर स्टूडेंट्स को हमारे चैनल का नाम जरूर बताएं. और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं. इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं.
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको चैनल पर आने वाले अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप लोग हमारे चैनल पर स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज से और अदर इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज से जुड़े रहें, जो आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।